स्पैरो जो बोल रही हैं तो वो उसकी भाषा भी और एक्सप्रेशन और मूड्स भी मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाहती है अपने पार्टनर को या हमसे क्या डिमांड कर रही है। वो उसकी भाषा में अच्छी तरह से समझता हूँ। नमस्ते। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट हम सोशल डेवलपमेंट सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट हैं उनके वो इस कार्यक्रम में आते हैं और उन सब को हमें सुनने का मौका मिलता है। पिछले कार्यक्रम में हमारे साथ एक अलग एक्सपर्ट थे और आज जो कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं वो एक मिसाल हैं आज के सेक्टर में। मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आपको जस्ट एक पॉडकास्ट के बिगनिंग में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप कुछ हो सकता है कि आज हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हों और उन सब को ये मालूम है कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर आने का एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम सीखने और सिखाने की जो एक परंपरा है उसको इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट के मेहमान हमारे बीच में हैं जो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनको आप सब ने शायद नाम सुना होगा उनका, और मैं उनके बारे में उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले उनके बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी शिक्षा MBA के द्वारा शुरू की। पोस्ट ग्रेजुएशन MBA किया और उसके बाद लगातार लास्ट 44 ईयर से वो इंडस्ट्रीज़ में एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ कंसल्टेंट हाई लेवल पर इंडस्ट्री में काम करते आए। लेकिन ये एक उनकी पहचान है, एक एकेडमिक बैकग्राउंड है, लेकिन ये उनकी पहचान नहीं बन पाई। आज के समय में जो लोग उनको जानते हैं वो स्पैरो मैन के नाम से जानते हैं, तपस्वी के नाम से उनको रिकग्नाइज किया गया है। ऐसे मेहमान हमारे आज के जो हैं जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को जो स्पैरो के बच्चे हैं, गौरैया जिनकी चिचियाहट हम सबको बहुत अच्छी लगती है और लेकिन हम उनके जीवन के बारे में शायद नहीं सोचते हैं। आज के हमारे मेहमान ने ऐसे 2 लाख गौरैया के बच्चों को जन्म दिलाने में हेल्प की है। जो उनका नेस्ट है उस एक इनोवेटिव तरीके से उन्होंने आर्टिफिशियल नेस्ट बनाया और अभी तक 1,90,000 से ज़्यादा नेस्ट जो घोंसला जिनको हम कहते हैं उनको वो विभिन्न कॉरपोरेट और अन्य लोगों की मदद से लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने बांटने का काम किया है। गुजरात अहमदाबाद में स्पैरो पार्क उन्होंने डेवलप किया और उसको वहाँ के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन अभी देश और विदेश के लोग भी ऐसे स्पैरो मैन को लोग देखने आते हैं और उनसे मिलते हैं। उन्होंने उनके काम की जो प्रसिद्धि है वो दिल्ली तक पहुंची और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने उनकी चर्चा 30 अप्रैल 2017 के मन की बात कार्यक्रम में की। पहली बार जब मन की बात में उनकी चर्चा हुई तो देश ने, जो लोग नहीं जानते थे, उन्होंने भी उनके काम के बारे में जाना और बाद में मन की बात का जब 50वां एपिसोड हुआ, 99 एपिसोड हुआ, फिर 100 एपिसोड हुआ, उन सभी में सेलेक्टेड जो मन की बात के ऐसे अनसंग हीरोज़ थे उनमें से एक जो आज के मेहमान हैं उनको बुलाया गया दिल्ली, उनको लोगों से मिलाया गया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनको सम्मान देने का काम हुआ। साथ ही वो एक राइटर भी हैं। उन्होंने अभी तक कुल 3 किताबें लिखी है, जिनमें से एक सबसे बेहतरीन किताब जो उनके काम को आगे ले जाती है वो बेहतरीन बर्ड्स के नाम से ही है, जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर 26 आर्टिकल्स हैं। अलग अलग बर्ड्स के बारे में वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ऐसी ही उनकी जो एक किताब है सेव द स्पैरो, जो कि जिसके 4 एडिशंस आ चुके हैं और उन हर एडिशंस में स्पैरोज को अलग अलग तरीके से उन्होंने लिखा है। इस किताब की चर्चा भी मन की बात में हुई है। ऐसे आज के मेहमान जिनको और मैं आपसे छुपा नहीं सकता, क्योंकि आपके उनके बारे में मुझे बताते हुए और ये उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज वो हमारे बीच में हैं और वो कोई और नहीं, हमारे बीच में जगत किनखावाला जी हैं। जगत किनखावाला जी हमारे साथ आज के मेहमान हैं आज की पॉडकास्ट, जिसका नाम है डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। जगत किनखावाला जी नमस्ते।
आज मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपका दिल्ली आना हुआ। और ये दिल्ली आना, वैसे तो जगत भाई दिल्ली आते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में एज अ मेहमान, लेकिन इस बार उनका दिल्ली आना विशेष है क्योंकि उनको भारत सरकार ने कुछ चुनिंदा मन की बात के जो अनसंग हीरोज़ हैं उनमें से एक जगत किनखावाला जी को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया और वो कल दिल्ली के कई कार्यक्रमों में भी रहे, परेड का भी हिस्सा बने और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा हैं। जगत भाई थैंक यू। नमस्ते, मैं जगत किनखावाला। वैसे मैं अहमदाबाद से हूँ और गौरैया की बचाने की मुहिम के कारण मैं स्पैरोमैन के नाम से जाना जाता हूँ। अभी मैंने स्पैरो क्यों चुनी, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि वर्ल्ड ओवर स्पैरोज एक्सटिंक्ट हो रही है, यानी नामशेष हो रही है, और सिर्फ 10% स्पैरोज बची हुई है। तो मुझे बहुत शौक लगा और उसके बाद गहन अभ्यास किया, लेकिन इसके बारे में ये बहुत कॉमन बर्ड है, इसीलिए किसी ने कोई अभ्यास नहीं किया है, उसका कोई लिटरेचर या कुछ नहीं मिल रहा था। फिर अपने आप सब लॉजिकल वे ढूंढा कि ये स्पैरोज क्यों एक्सटिंक्ट हो रही है। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और एक बड़ा रीज़न बाहर निकल के आया कि गौरैया ऐसा पक्षी है कि दूसरे पक्षी की तरह उसे घोंसला जो नेस्ट होता है उसका स्ट्रक्चर बुनना नहीं आता है। तो इसकी वजह से मैंने आर्टिफिशियल कोरुगेटेड बॉक्स में से वेस्ट में से एक नेस्ट डिज़ाइन किया अपने आप और उसको मैंने लगाया। इसके बाद उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए। अभी मेरी डिज़ाइन बहुत स्टैंडर्डाइज हो गई है। और उससे पहले जो नेस्ट लगाए तो शुरू में उसमें तकलीफ भी ज़्यादा आई, लेकिन स्पैरो उसमें अंडे रखने लगी। तो वो बहुत खुशी की बात थी कि एक प्रयत्न सफल हुआ। अभी ये प्रयत्न को देखते हुए फिर साथ साथ में ये बस यूं ही चल पड़े थे कि भाई अभी बच सकती है तो उसका प्रचार करना चाहिए, सभी को सिखाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो ये समझ के मैंने एक दो स्कूल का अप्रोच किया जहाँ से मुझे बुलाया गया। बच्चों को कैसे वेस्ट में से बेस्ट नेस्ट बनाना है वो बचपन से सिखाया और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन उसमें खुशी की बात ये है कि और आगे बात चलते चलते वहाँ तक पहुँची कि ये लास्ट 13 साल में ये मैं इतना बड़ा काम कर सका हूँ। और स्पैरो की वजह से मैं दूसरे काम भी काफ़ी कर रहा हूँ नेचर कंजर्वेशन पे, जिसमें दूसरे अलग अलग बर्ड्स भी आ जाते हैं और साथ में अलग अलग पानी, पर्यावरण के दूसरे जो एलिमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, पानी, पेड़, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, ये सब मेथड से सब कुछ करते हुए सबको मैं सीखा। तो इसका श्रेय मैं स्पैरो को दूंगा कि स्पैरो की कंजर्वेशन की वजह से ये मैं सब सीखता गया अपने आप, क्योंकि मैं साइंस तो पढ़ा नहीं हूँ, आई एम सेल्फ एजुकेटेड हूँ, लेकिन सफलतापूर्वक इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ और सभी को सिखा रहा हूँ। ये मेरा पैशन है, ये समाज को कुछ रिटर्न करने का मेरा प्रयत्न है और इसमें मेरी कोई कमाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो इससे बहुत संतुष्टि मिलती है कि ये कितना अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू जगत भाई। आपने, मैं पूछता क्वेश्चन लेकिन आपने स्वयं ही अपनी स्पैरो यात्रा, जो सेव स्पैरो यात्रा है, उसके बारे में एक छोटा सा परिचय दिया है। मैं समझ सकता हूँ ये 13 साल की यात्रा को 2 मिनट में डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है और इसको समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे अवसर आते हैं और इन सब के बीच में हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो जगत भाई जो काम किया है वो उनसे गौरैया, बहुत सारी लाखों गौरैया जो जिनको आपने जन्म दिलवाया, वो तो आपको दुआएं देती ही हैं, लेकिन उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट हुआ है वो भी एक बहुत ही नोबल और बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। मैं इसमें जगत भाई कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करूंगा कि आपने, हम सब जानते हैं कि बर्ड में स्पेशली स्पैरो, जो गौरैया के नाम से जिसको नॉर्थ इंडिया में लोग जानते हैं, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं।
तो सिर्फ एक यही रीजन था कि आपने गौरैया को ही चुना सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए, या और भी कोई रीजन था? मुख्य रीजन ये था कि उसकी संख्या नामशेष हो रही थी। बचपन में हमारे घर में बहुत आती थी और सडनली जब पढ़ा, वो जिंदगी की भागा दौड़ी में लग गए थे पढ़ने के बाद, तो कैरियर बनाने में और काम करते थे, तो ये सब छूट गया था। और जब ध्यान पे आया कि ये एक्सटिंक्ट हो रही है, तब बहुत शौक लगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ और हम क्या कर सकते हैं। तो वो सोच के साथ आगे चले और उसमें लॉजिकल वे जाके ये सब काम करते रहे और ये काम आगे बढ़ रहा है। अभी ये सब प्रोसेस में मैंने इसका काफ़ी अध्ययन किया है, मैंने काफ़ी अनुभव लिया है और अपने आप आपको जान के खुशी होगी कि स्पैरो जो बोल रही हैं, तो वो उसकी भाषा भी और एक्सप्रेशन और मूड्स भी मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाहती है अपने पार्टनर को, या हमसे क्या डिमांड कर रही है, वो उसकी भाषा में अच्छी तरह से समझता हूँ। इसकी वजह से जो हमारे घोंसले में जो उसका सक्सेस हुआ, उसकी सब मेरे पास वीडियो और सब डॉक्यूमेंटेड है। तो उसका भी अभ्यास करते करते बहुत सुकून मिलता है और उसमें से उसकी पूरी लाइफ की जर्नी है वो रिकॉर्ड हो गई है, जिसकी मदद से मैं, जैसे मैंने सेव द स्पैरो की ये बुक लिखी है, जो ऑथर की ये लास्ट एडिशन है, इसको आगे ले जाके मैं एक वीडियो फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो जिसको मैं समाज में फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया के आज के ज़माने में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो लोग जागरूक होंगे। अभी आपने जो एक क्वेश्चन पूछा कि स्पैरो ही क्यों, तो एक बात बेसिकली सबको समझ लेनी है कि हम इंसान ये पृथ्वी के मालिक नहीं, सभी जीव कोई पर्पस लेके ये पृथ्वी पे जन्म लिया। जिसने भी ये दुनिया बनाई है उसने सारी चीजें ऐसे डिजाइन की है कि हर एक लाइफ का एक स्पेसिफिक रोल है, पर्पस है, और वो पर्पस निभाने के लिए वो लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हम ये पृथ्वी के मालिक नहीं है इंसान, राइट? सभी जीव को जीने का अधिकार है। और मैं स्पैरो की या दूसरे पक्षी की जो बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरी ये दूसरी बुक अभी जो बाहर आई है, जिसमें अलग अलग तरीके के 26 पक्षी है, आर्टिकल्स है, और दूसरी दो बुक और आगे आ रही है जिसमें अलग अलग पक्षी हैं। तो ये कौन से पक्षी है? तो ज्यादातर ये पक्षी जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास रहने वाले हैं, ये फॉरेस्ट के या जंगल के नहीं है। मीनिंग इसका ऐसा निकलता है कि इसका हमारे हैबिटेशन के आसपास हमें इसके साथ सहअस्तित्व में जीना है। वो कोई रोल लेके आ रहे हैं, हमको भी वो मदद रूप है और सभी के लिए वो काम करते हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई ये हमको मदद रूप कैसे है? तो पहले, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि आप छोड़ दो कि ये पृथ्वी के मालिक है। आप मटेरियल लैंग्वेज में मत सोचो कि इसका क्या उपयोग है, हमें क्या फायदा है। ये फायदा और उसकी बात ही नहीं है। ये जो सब पक्षी है उसका रोल आप समझे तो ये हमें कोई नुकसान नहीं करते हैं। ये ह्यूमंस के फ्रेंड्स हैं, हमें डिस्ट्रेस करते हैं, हमें ब्यूटीफुल चर्पिंग म्यूजिक देते हैं, और जब वो अपने घर के आसपास या कहीं पे भी जहाँ भी है तो वो अपने आप जी लेते हैं। लेकिन हम जब उससे विलुप्त हो जाते हैं तो प्रश्न खड़े होते हैं। तो आपने जो एक क्वेश्चन पूछा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, चाहे नेचर में या अपनी लाइफ में, तो आप समझ लो कि अपने आसपास के पास कुदरत में, पर्यावरण के अलग अलग सीजन के हिसाब से जो बदलाव आते हैं रूटीन में या बड़े बदलाव, तो उस टाइम पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वो सब आ जाते हैं। तो वो इंसेक्ट्स और वो सब है, ये पक्षियों का खुराक है। खास करके समर में जो उनकी सभी पक्षी की ब्रीडिंग सीजन होती है, यानी कि बच्चों घोंसला ऑक्यूपाई करके नेस्टिंग की जो सीजन होती है, उस समय पे वो बच्चा जब जन्म लिया वो तो ऊपर माले नेस्ट में है, अभी उसको ऊपर पानी कौन पिलाता है, उसको ताकत कैसे आती है? तब घोंसले में जो ऊपर नेस्ट के अंदर जो बच्चा है, तो आप सुनो कि पीक समर की सीजन है, तो उसको पानी कौन देता है? तो कोई दे नहीं सकता है, ना माँ बाप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं। इसी तरह से उनका बॉडी कैसे बिल्डअप होता है। तो आपको जान के ताजुब होगी कि ये जो इंसेक्ट्स है हमारे घर के आसपास,
वो हमको नुकसान करता है। लेकिन ये पक्षी का खुराक है और वो खा के वो बच्चे को खिलाते हैं। इससे क्या होता है कि भाई उसका शरीर बनता है, प्रोटीन और वो सब उसको मिलता है, और उसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसकी वजह से वो डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो ये कुदरत की एक रचना है और इसको हमें प्रणाम करना है, उसको साथ में लेके चलना है, उसको स्वीकार करना है। अभी ये जो बच्चे बने हैं तो वो तो 15-20 दिन में अपने आप कुदरत में वापिस, 15 दिन में वो उसका बच्चा बाहर निकलेगा, तो दूसरे 15 दिन में तो वो प्रकृति में अपने आप आ जाता है। अभी स्पैरो का जो मैंने बोला कि नेस्ट को व्यू करना उसको स्पैरो का नहीं आता। जैसे वीवर बर्ड है, टेलर बर्ड है, ये सब अपने आप बहुत बढ़िया नेस्ट ग्रुप उसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन स्पैरो का एक जेनेटिक लिमिटेशन है, तो वो हमेशा टूटे हुए पार्ट, गैप्स और कैविटीज वो ढूंढते हैं। उसके अंदर वो घास फूस भर देते हैं और घोंसला अंदर वो बना लेते हैं और जिसके अंदर वो अंडे रख देता है। उसी तरह से वो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए वो समझने के बाद हमने कोरुगेटेड बॉक्स के आर्टिफिशियल नेस्ट बनाए और फाइनलाइज अब इतने साल के अनुभव के बाद जो डिजाइन हो गई उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे विश्व में बांट रहे हैं और हमारा काम आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत सक्सेस मिला है, हर जगह पे मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो ये एक इतनी बड़ी सफलता है और अभी आज डेवलपमेंट के साथ पूरे विश्व में, इंडिया में भी, हम इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है इसलिए ज़्यादा यहाँ है कि विकास बहुत हुआ है, लेकिन विकास के साथ पर्यावरण के जो बाकी के पहलू है वो साथ में छूटे जा रहे हैं। इसका डिस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसे कि भाई आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पेड़ कट रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, पानी, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है तो हमें डेवलपमेंट भी बहुत करना है, पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है, पानी भी बहुत चाहिए, और आज क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया और परिस्थिति बहुत विकट हो गई है। तो आगे के समय में ये परिस्थिति और ज़्यादा विकट होने वाली है। तो ये एक खतरे की घंटी है। उस समय पे ये जो सब पक्षी है तो हमारी तरह उनकी लाइफ भी डेंजर में आ जाने वाली है ही, और आज भी वो सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि इसका रोल क्या है, तो एक समझने के लिए जो मैंने बोला कि जो इंसेक्ट और वो सब जो छोटे जीव को वो खा लेती है, तो उसके अंदर भी हर एक जीव के शरीर के अंदर वायरसेस होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें कुछ डेंजरस वायरस भी होते हैं। मान लो कि इसको पेस्टिसाइड्स की मदद से हमने बगीचे में या खदान में, खेत खदान में मार दिए, तो वो अगर पक्षी खाएगा और अपने बच्चों को खिलाएगा तो वो भी मर जाएगी। और आज इसी ऐसे सभी रीजन की वजह से पक्षी की संख्या बहुत कम हो गई है। जानकारी के लिए एक बताऊं तो 1970 से ये पूरे विश्व में 2.9 मिलियन बर्ड्स कम हो गए हैं, और सिर्फ अमेरिका में जिनके पास डेटा है रोज 3.6 लाख पक्षी मर रहे हैं। तो ये मरने से ये कीड़े और जंतु और वो सबको कौन खाएगा? और इसके शरीर के अंदर जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट के अंदर, शरीर के अंदर जो वायरसेस है वो पावरफुल होते हैं, और वो पावरफुल हो जाने के बाद वो दूसरे डिसीज लेके आते हैं। जैसे जब मैं छोटा था तो उस जमाने में डेंगू और चिकनगुनिया नहीं थे, आज बहुत व्यापक प्रमाण में है, बहुत तकलीफ कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आए? तो आप समझे कि ये चिकनगुनिया और डेंगू है वो मॉस्किटोज यानी मच्छर का, उसका शरीर में, मच्छर के शरीर में उसके वायरसेस होते हैं। तो मच्छर भी जो ऐसे हैं कि जिसको कोई किसी का खुराक था, पक्षियों का खुराक था, तो वो आज नहीं है। और मच्छर को मारने के लिए जितनी भी हमने दवाई बनाई, कुछ भी बनाया इंसान ने, उसको भी वो एडेप्टेबल हो गए और ओवर पावर कर दिया। तो उसके शरीर के अंदर से ये वायरसेस निकल के बाहर आए और ये ऐसे रोग आ गए। तो आप अब बहुत क्लियर है कि ये हमें नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना जो पर्पस लेके ये पृथ्वी पे आए हैं उसे हमें निभाने देना चाहिए, और उसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं। पर्यावरण के जितने भी पहलू हैं
किसी एक भी उसकी जो फूड चेन है वो तोड़ देंगे तो एक जीव की संख्या बढ़ जाएगी और वो बाकी सब जीव को डैमेज करेगी। तो ये पर्यावरण की श्रृंखला है, एक चीज दूसरे जीव की खुराक है तो उसको खाने देना है, और प्रकृति के हर एक जीव को जो उसकी वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, उसको कंट्रोल करना है ताकि हर जीव अपना रोल प्ले करे। इसमें इंसान भी आ जाता है और वो उसकी मदद से पृथ्वी का एक संतुलन बना रहे हैं। तो जो एक लाइफ साइकिल है उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और यही बायोडाइवर्सिटी का प्रिंसिपल भी है कि हर कोई अपने हिस्से का, अगर अपनी जो उसको सहूलियत मिली है, जो दूसरों की आज़ादी को इंटरफेयर ना करते हुए अपनी चीज़ों को मेंटेन रखता है, तो वो लाइफ साइकिल मेंटेन रहेगी। हम कहते हैं ना कि इंसान को अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट, जो जो उनका आना, पशुओं को पालना, उनके साथ प्यार करना, ये सब अच्छा हमें लगता है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, एज अ इंसान, हम उनके सेफ्टी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत कम लोग हैं जो उसके लिए प्रयास करते हैं। तो जैसे जगत भाई आपने कहा कि बहुत सारी चीज हम अपनी सुविधाओं के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं जिससे हम जानते और न जानते हुए किसी न किसी तरीके से पशु और पक्षियों को हम नुकसान पहुंचाते हैं। और जिनमें से आपने कहा जैसे पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, इस तरह के उपयोग से, और पोल्यूशन है, ये सब जो है आज के समय में जो भी हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, थोड़ी देर के लिए हमें तो लाभ मिल रहा है लेकिन उस क्षणिक लाभ का मूल्य हम इतना बड़ा चुका रहे हैं जो पशु और पक्षी पे, जीवन पे पड़ रहा है, और उनकी जनसंख्या दिन पर दिन कम हो रही है, उन पे प्रभाव दिखने लगा है। और ये बात बहुत ज़रूरी है, और जगत भाई ने जो प्रयास किया है शुरू, और उन्होंने तो अपने पैशन और अपने काम के जो एक धुन है, जैसे जो उनको नाम भी इसीलिए तपस्वी का दिया जा रहा है कि एक तपस्या इन्होंने जीवन में की, और पिछले 13 सालों में 2 लाख से ज़्यादा गौरैयों को जीवन देने का काम किया, और इसी वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर स्वयं उनको बुला के उनसे मिले, उनके कामों की सराहना की। लेकिन जगत भाई, जो काम आपने स्वयं प्रेरणा से शुरू किया और आपका एक अफेक्शन, पैशन था जिसके माध्यम से आप इतना बड़ा काम खड़ा कर पाए, ISRN के साथ, जिसके आप बोर्ड मेंबर भी हैं, ISRN के जगत भाई बोर्ड मेंबर भी हैं, और आप कई सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, मैं उनके भी नाम लूंगा अभी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ISRN, इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, और देश भर में हमारे साथ 800 से ज़्यादा संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ये संस्थाएं अलग अलग थेमेटिक एरियाज में काम कर रही हैं, और वो हर एरिया, जो भी एरिया में काम कर रही हैं, जरूरी नहीं कि वो पर्यावरण या इन्वायरमेंट में ही काम कर रही हैं, चाहे वो एजुकेशन में काम कर रही हो, हेल्थ में कर रही हो, लाइवलीहुड में कर रही हो, किसी भी स्ट्रीम में अगर काम कर रही हैं, तो क्या वो अपने उस काम के साथ इस तरह के इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम को भी प्रमोट कर सकती हैं क्या? तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आप एज अ इन्वायरमेंटलिस्ट, आप जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेवलपमेंटल प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने काम के साथ इस तरह के कामों को भी कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रयास मैं अकेला कर रहा हूँ कि सब लोगों को साथ में जुड़े, और सब लोग जितने जुड़ेंगे इतना काम ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मैं अकेला 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे नए मेरे घोंसले में पैदा हो सकते हैं, तो मान लो कि हर जगह पे एक एक आदमी या एक एक संस्था जुड़ जाए तो कितने हो सकते हैं। पहले के समय में हम सुना करते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया का देश था। मैं ऐसा कहता हूँ कि पूरे विश्व को हम सब मिल के, ज़्यादा लोग ज्वाइन होके सोने की चिड़िया की पृथ्वी बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इसमें एक बात समझे कि पर्यावरण किसके लिए ज़रूरी नहीं है, हर एक जीव है इसके लिए बहुत उपयोगी है। आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारा काम होगा, बहुत सारी प्रगति होगी, लेकिन लेने के लिए अच्छी सांस, प्योर सांस नहीं मिलेगी,
या तो आज अपने जीवन को वो क्लाइमेट चेंज से लेके हर एक चीज डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। हमारी कमाई और सब कुछ हमें यहाँ छोड़ के जाना है। तो मैक्सिमम वो क्या होता है कि हम अपने अगले जनरेशन के लिए या अपने देश के अगले जनरेशन के लिए, दुनिया के अगले जनरेशन के लिए वो पीछे छोड़ के जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे तो इसमें भले ही कोई कमाई ना हो तो भी हमें कंपलसरी करना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जो है वो हमें खुद को निभानी है। मुझे सांस चाहिए तो उसको मैं जितना एनवायरनमेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ, करीबन मिनिमम इतना तो हमें वापस देना ही है, उससे ज़्यादा भी देना है। तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका प्रोफेशन, आपका जीवन कुछ भी हो, बीमार हो, छोटे हो, बड़े हो, हमें ये अपनाना चाहिए और हमारा रोल जो है वो उसको निभाना चाहिए। तो जितनी आपने बोला जो फाउंडेशंस है, एनजीओ है, इंडिविजुअल्स है, जो लोग इसमें जितने जुड़ेंगे तो ये काम, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा। और जितने जो कोई भी आप काम करते हैं, चाहे इंडस्ट्री में है, चाहे पूरे इंडस्ट्रियल फाउंडेशन है, हाउसेस है, ये सब जोड़ के छोटा छोटा ये सपोर्ट करें तो ये काम बहुत इजीली स्प्रेड हो सकता है। आज मेरे पास 7500 से ज़्यादा भी उसके वीडियोस हैं, जिसमें से उसकी पूरी लाइफ निकल के आती है और बहुत सारे बर्ड एनक्लोजर्स बन गए हैं। और अभी समय ऐसा भी आ गया है कि दूसरे पक्षी है, वो स्पैरो के लिए जो घोंसले हम देते थे, उसमें मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है कि दूसरे पक्षी भी आज उसको लेने लगे हैं, क्योंकि उनको भी यही परिस्थिति फेस करनी है कि भाई पेड़ नहीं है, रेस्टिंग प्लेस नहीं है, नेस्टिंग प्लेस नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ अंडे रखेंगे, कहाँ उसका रॉ मटेरियल लाएंगे। तो ये सब थोड़ा थोड़ा भी हम और करेंगे तो उसकी संख्या बहुत अपने आप में बढ़ती है और उससे आपको एक इतना बड़ा सुकून मिलता है कि अपना ये कंट्रीब्यूशन है, हमको बहुत खुशी मिलती है। और ये उसको पैसे में आप नहीं गिन सको, उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। तो जिसके पास समय है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं उसके पास थोड़ा ज़्यादा समय है, बच्चे हैं उसके पास भविष्य उनका है, तो उनको अपना भविष्य बनाने के लिए, सीखने के लिए, ये सब चीज़ों के आगे ले जाने के लिए बच्चों को भी हम जोड़ते हैं इसमें, तो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है। और वही राइट तरीका है कि इसको साथ में हमें एजुकेशन में, कल्चर में, म्यूजिक में, ये सब बिछड़ गया है तो इसको वापस लाना है। और यही हमारा प्रयास है, जो बुक्स बनाई है या वीडियोस कर रहे हैं या सोशल मीडिया में जा रहा है, तो यही एक एजुकेशन है। तो इसको लेके साथ में चलना वो बहुत ज़रूरी है। आप एक बात समझे कि हम तो स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, बाकी सब भी पढ़ लेते हैं। आप मुझे समझाओ कि इतना इंटेलिजेंट काम हर एक पक्षी कर रहा है। हम आज पक्षी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पक्षी की बात कर रहा हूँ कि इतना इंटेलिजेंट काम कर रहा है, तो इसको कौन सिखाता है, कौन सी स्कूल में जाता है? तो एक बात हमें बहुत क्लियरली समझनी है जो हम नहीं जानते हैं, कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन है, हमारी ज़रूरियातें हैं, जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, हमको स्कूल में से लेके हर कोई जगह जाते हैं, इससे ज़्यादा हर एक पक्षी और हर एक एनिमल या जीव, उसकी जो ज़रूरियात है वो अपने आप सीखते हैं। अब उनकी लैंग्वेज की वजह से, जो हम लैंग्वेज हम नहीं जानते, उसके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं और वो लोग अपनी कम्युनिटी के साथ इंसान से ज़्यादा अच्छी तरह से रहते हैं। तो उनका जो फ्लॉक होता है उसमें सभी पक्षी एक दूसरे पक्षी की, अपनी कम्युनिटी के पक्षी की केयर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे माइग्रेशन करते हैं तो रास्ते में जो बीमार पड़े, राइट, वो बुजुर्ग हैं, तो उसको कैसे केयर करेंगे। तो जो हेल्दी है वो पूरे हवा काटने के समय पे फ्लॉक में पूरे आगे रहते हैं, जिसकी वजह से, जिसको स्टडी करके एरोप्लेन की डिज़ाइन बनी है। और बीच में वाले जहाँ कम प्रेशर आता है वो जगह पे बुजुर्ग, बच्चे और वो सब रहते हैं। वो कितनी केयर लेते हैं, वो वॉलंटियर करके आगे आ जाते हैं। इसी तरह से आप समझे कि भाई एक बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो पहले दिन बहुत खुशी हो गई थी, पूरी दुनिया में धमाका हो गया था कि बुलेट ट्रेन आ गई, 350 किलोमीटर पर आवर जाएगी। लेकिन वो उसके आसपास जितने लोग रहते थे वो पागल हो गए, क्योंकि बहुत आवाज़ करती।
तो साइंटिस्टों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो एक बर्डर ने उनको गाइड किया कि जो कलकलिया बोलते हैं किंगफिशर, उसका स्टडी करो। तो वो किंगफिशर ऐसा होता है कि ऊपर से पानी के अंदर फिश को देख लेता है, मच्छी को, और वो जिसका खुराक है, तो उसको कैप्चर करने के लिए जाता है, तो उसकी विंग्स में से, पंखों में से कोई आवाज नहीं आती है, बिल्कुल नॉइजलेस, बिल्कुल शांत है। और वो इसीलिए उसको पता नहीं चलता है मछली को नीचे कि ये मेरे पे प्रीडेटर अटैक करता है, और उसको पकड़ लेता है। तो ये किंगफिशर को स्टडी करके उसकी डिजाइन आगे वाली ऐसी बनाई कि जिसकी वजह से ये नॉइज मिनिमम हो गया। तो हर किस्म से आप सोचोगे कि आज ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार आ गई, तो पक्षी जैसे मर्म्यूरेशन में बहुत बड़ी संख्या में एक साथ में घूमते हैं और वेव्स में घूमते हैं, डांस करते हैं, आप जो भी नाम दो, तो उसका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक्सीडेंट कैसे होता है, तो वो नहीं होता है। क्यों? और वो क्यों नहीं होता है, वो स्टडी करके वो अपने एक दूसरे से एक मेंटेन डिस्टेंस रखते हैं, और वही रिदम में और वही साथ साथ में अपने अगल बगल के साथ ही सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं, और वो लार्जर कम्युनिकेशन होता जाता है। तो कुछ भी सडनली विंड आ गया या वो एंजॉय कर रहे हैं, तो जो डांस मूवमेंट होती है उसमें ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही स्टडी करके, जैसे एक एग्जांपल तो काफ़ी सारी ऐसे इन्वेंशंस है, तो ये ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार आ गई, तो सडनली रास्ते पे वो जाती है, कोई चला नहीं रहा है, तो कोई व्हीकल आ गया या कुछ ऑब्जेक्ट आ गया, गिरा, कुछ भी हुआ, तो अपने आप कैसे ब्रेक मारती है। तो ये सब इन्वेंशन उसकी पक्षियों का स्टडी करके हुई है। ऐसे हर एक जीव की स्टडी करके काफ़ी इन्वेंशन हुए। तो ये सब हमें समझना है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। उसका अपना रोल है, और कोई सिखाता नहीं है, फिर भी इतना अच्छे तरीके से आप ये सब अभी देखोगे, सुनोगे, मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि ये जो पॉडकास्ट सुनने वाले हैं वो इसमें जुड़ेंगे, इसको देखेंगे अच्छी तरह से और एंजॉय करेंगे। और ये सब थोड़ा बहुत भी आप स्टडी कर लोगे, तो आपके पास तो आज बहुत सारे माध्यम है, सोशल मीडिया से लेके सब नेटवर्क से लेके सब ढूंढने के लिए, तो बहुत मजा आएगा और आपका नॉलेज इतना बढ़ेगा। और मैं एक और बात बताऊं, हम जो गिनती करते हैं कि भाई मेरा क्या फायदा, तो एक बात बता दूं कि ये सब्जेक्ट सब ऐसे हैं, इसमें मिनिमम कंपटीशन है, तो आप अपनी जगह सीधे ही ऊपर ले जा सकते हैं विदाउट कंपटीशन। तो ये आपकी कमाई है। इस तरीके से मैं भी सबको समझाने के लिए देखता हूँ कि आप इसे ऐसे देखें। क्योंकि आज के समय में जो भागती दौड़ती दुनिया है, उसमें इस तरह के विषयों को पे पढ़ना, उस पर रिसर्च करना, चर्चा करना, एक अपने आप में एक अनुभव का, सुखद अनुभव का अनुभूति होती है। और सही कहा जगत भाई आपने कि बहुत सारी साइंस जो है वो नेचर से ली गई है, नेचर पे डिपेंडेंट है, और आज भी नेचर ही जो कहते हैं ना बाय बैक करता है, वो उसी तरीके से चीज़ें होती हैं। सो वापस आप गिविंग टूवर्ड्स द सोसाइटी, वो एक कॉन्सेप्ट के साथ जब हम काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे इस पे थोड़ा और एक स्टेप आगे जाना चाहूँगा कि भारत सरकार में भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, विश्व में भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बर्ड सेविंग जो है या बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो प्रयास हैं, जिसमें पशु पक्षियों को बचाने की मुहिम है, क्या ऐसे कोई प्रोविजंस हैं या सरकार उस पर कोई स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिस पे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ सकती हैं और अपना काम कर सकती हैं? ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को आप छोड़ दें। मेरा तो ये कहना है कि सहअस्तित्व में सब जीव को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो ये अपना अस्तित्व रहेगा ही नहीं। ये बात को, प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी या सभी लोगों को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। अपना नया मैनिफेस्टो इलेक्शन के आगे रखते हैं, उसमें भी इसका प्रोविज़न होना चाहिए कि पर्यावरण के हर एक पहलू पे इतना इतना हम काम करेंगे। या तो फिर मन की बात जैसे प्रोग्राम से सभी लोगों को साथ में जोड़ के इसको प्रचार प्रसार करें कि भाई ऐसे काम करो, बहुत सुकून मिलता है।
तो ये करने से ये बर्ड स्प्रेड होता है। और इसमें इसको पॉलिसी में लेने से कि जैसे आप मान लो कि अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, तो अर्बन डेवलपमेंट या सिटी डेवलपमेंट में एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके जो रूल्स GDCR होता है, रूल्स रेगुलेशन के, तो उसमें प्रोविजन रखो कि आप वेस्ट में से आप ऐसे ऐसे घोंसले बना के बिल्डिंग के, खास करके पिछवाड़े में, कि जहाँ बहुत ह्यूमन मूवमेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत भी कचरा पड़ा तो किसी को तकलीफ नहीं करेगा, लेकिन वो अपना घोंसला बना सकते हैं, ऐसा डिजाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं आता। मैं जगत भाई रोक रहा हूँ आपको। जगत भाई ने कई बार ये घोंसलों की चर्चा की है, शायद आप समझ गए होंगे जो जगत भाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी और इस पे स्पष्ट नजरिया बनाने के लिए थोड़ा सा उसको जगत भाई बताना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने खुद मुझे कई साल पहले घोंसला दिया था। बेसिकली जिस घोंसले की आप बात कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल आपने एक शेप बनाया है जो घोंसले की तरह है, और ये क्योंकि बर्ड्स को जब ब्रीडिंग करनी होती है तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो अंडे दे सकें और अपने अंडे को वो करके प्रॉपर उसमें फिर वो बर्थ बच्चे की हो सके। तो आज के समय में क्योंकि पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, प्लस पेड़ नहीं है, तो जो स्पेशली जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर इस तरह के पक्षियों को अब घोंसला नहीं मिलता है जहां वो अपने अंडे जाकर दे सकें। तो आप देखते होंगे कि रेड लाइट के ऊपर, पोल के ऊपर, कहीं पर भी ऐसी ऐसी जगहों पे आपको छोटी छोटी सी ऐसा घास और ये सब जो फूस दिखते हैं, जिसको लगता है कि आप कहते हैं कि बर्ड्स ने अपना घोंसला बनाया है। तो बेसिकली वो घोंसला अपने रहने के लिए नहीं, अपने बच्चों को उसमें उसका जीवन देने के लिए वो घोंसला बनाती है। और उस क्योंकि अब वो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगहें नहीं है, पहले तो पेड़ होते थे, जंगल है या गांव है, वहां तो ऐसी जगहें मिल जाती हैं, लेकिन शहरों में ऐसी जगह नहीं मिलती। इसलिए जगत भाई ने जब इस पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि शहरों में हम कैसे इनको घोंसला दे सके, इनको जगह दे सके जहां ये ब्रीडिंग कर सके। तो इसलिए उन्होंने एक इस तरह का आर्टिफिशियल घोंसला बनाया और इसको स्कूलों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, अन्य लोगों के जन जागरूकता के माध्यम से बहुत सारे 2 लाख के आसपास उन्होंने घोंसले बांटे। और उन घोंसलों में जब वो घोंसले लोगों ने घरों पे रखे, छत पे रखे, रोड पे रखे, कहीं जहां जगह थी ऐसी, तो जो बर्ड्स हैं उन्होंने जगह जहां ढूंढती हुई जब उन आर्टिफिशियल घोंसलों में गई तो उनको लगा कि ये हमारे ब्रीडिंग के लिए, अंडे देने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, और उसको उन्होंने चूज किया। और ऐसे फिर ये जो 2 लाख बच्चे जन्म, नए गौरैयों का जन्म हुआ, ये ऐसे ही आर्टिफिशियल नेस्ट में, घोंसलों में हुआ है। तो ये मैं इसलिए स्पष्ट करना चाह रहा था, और ये बात जरूरी थी बताना कि आप भी अपने काम के साथ, चाहे आप, जैसे मैंने कहा, जगत भाई ने कहा कि किसी भी थेमेटिक एरिया पे आप काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने काम के साथ इस काम को भी जोड़ लें कि अगर जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां पर पेड़ नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहां नेस्ट बन सके, और आप नेस्ट बनाने का ही काम अगर उसके अपने काम के साथ जोड़ दें, या बच्चों को जन जागरूक करने का काम, उनको गौरैया या बर्ड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताने का काम, लोगों को, जैसे कई हमारे रिलीजन में कल्चर है कि गर्मी के दिनों में हम पानी रखते हैं बाहर पक्षियों के पीने के लिए, ये एक बताता है कि हम पक्षियों के प्रति कितने जागरूक हैं। तो इस तरह के कई प्रयास अगर हम छोटे छोटे अपने काम के साथ करेंगे तो वो और अच्छा हो सकता है। तो जगत भाई, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या हम अपने किसी स्कीम या प्रोग्राम के माध्यम से भी संस्थाएं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकती हैं? बहुत इजीली बढ़ा सकती है। इसके लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी सब कुछ है। सबके साथ मैं बांटूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नेस्ट बांटूंगा, और वही प्रवृत्ति को वो अपनी जगह पे आगे ले जा सकते हैं। वो लोग भी ऐसे नेस्ट बनाएं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, एजुकेट करें, और एक दफ़े समझो ये हमारी लाइफस्टाइल में वापस आ गया तो वो अपने आप सब कुछ अपने आप काम हो जाएगा। इसमें कमाई नहीं है, इसीलिए कोई इंडस्ट्री वाले और ऐसो को आप जोड़ने का प्रयत्न करोगे तो वो इजी नहीं है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, हाँ, अगर उनको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से या पर्यावरण के हिसाब से उनसे फंड लेके आप नेस्ट बनवा के या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो अपने एरिया में ऐसे लोगों को
जीव दया वाले जो प्रेमी हैं उनको भी ढूंढ के ये सब काम करवा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दूसरी बात ये है जो आपने बताई उसमें कि जो घोंसला होता है वो उनका रहने का घर नहीं है, उनको 12 मास नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ मैटरनिटी है, होम है, हॉस्पिटल है कि जिसमें डिलीवरी करवाई और बच्चे अपने आप कुदरत में आ गए, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट होगी तब उसको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी यानी बहुत छोटे खर्चे में। और दूसरा एक प्रिंसिपल सबको स्वीकारना है कि कुदरत में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, उसका रिसाइकल करो, रीपर्पस करो, रीयूज़ करो। तो ये सबसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं और बहुत कम प्रश्न हम खड़े करते हैं। तो जैसे मेरे पास घर में कोई पैकिंग का बॉक्स आया तो वेस्ट वो पस्ती में वेस्ट में जाएगा न्यूज़पेपर के साथ, उसकी जगह पे उसमें से ही मैं घोंसला बना लूँ तो क्या है। फर्नीचर बन रहा है तो मैं लकड़े का घोंसला बना दूँ वेस्ट में से, तो सरप्लस में से ही करना है। आप कुछ शहर की, जैसे मैं अहमदाबाद से हूँ तो उसकी 600 साल पुरानी हिस्ट्री भी देखे तो वो कंक्रीट जंगल की सोसाइटीज़ थी पुराने इतिहास में, जो आज भी बहुत सफल है। वो डिज़ाइनिंग भी बहुत बढ़िया है कि ट्रॉपिकल कंट्री में उसका हाई टेम्परेचर वाले एरिया में उसकी डिज़ाइन बहुत सही है। अभी उस ज़माने में भी वो कंक्रीट के जंगल में उन्होंने बर्ड फीडर्स लगा के रखे थे, जिसको हम गुजराती में चबूतरा बोलते हैं। वो पक्षी के लिए है। तो हमारे संस्कार में भी था कि सबसे पहली रोटी बनती है वो गाय को जाएगी, घर की लास्ट रोटी जो बनती है वो कुत्ते को जाएगी, बचा हुआ खाना है वो भी चौराहे पे रख देंगे तो पशु पक्षी खा लेंगे, वो अपने समय पे आके खा लेंगे। इसी तरह से ये जो बड़ा बर्ड फीडर बनाया है वो पक्षियों के लिए है। तो मैं भाग के ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ, कोई भी रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिज़ाइन में नीचे एक स्टोरेज दिया हूँ, तो मैं जो दाने हैं उसमें डाल दूँगा, राइट, और कोई आदमी आके उसको ऊपर जाके डाल देगा। तो ये सब होता चलता ऐसा जीवन चलता रहेगा। समय सहअस्तित्व का, यस, समय की कमी है, इसलिए हम लोग जल्दी से कुछ 2-3 सवाल और भी हैं वो भी पूछेंगे आपसे। हमारे जैसे मैंने कहा कि हमारे ISRN के जो कलीग हैं, जब उनको मालूम चला कि आप आ रहे हैं तो उनके भी मन में काफ़ी उत्सुकता थी आपसे मिलने की और आपके काम के बारे में जानने की। तो मेरे साथ धर्मेंद्र हैं, मैं उनको पूछूंगा कि इनवाइट करूंगा कि आप अगर जगत भाई से कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ पूछिए। तो आपको नमस्कार सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और सोशल लाइफ है उसमें आप बैलेंस किस प्रकार से रखते हैं। थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप हमें बताएंगे तो हमें उससे कुछ प्रेरणा मिलेगी जो हम आपसे थोड़ा सीख सकेंगे इस बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब बहुत सिंपल है कि आप मान लो 6, 8, 10 घंटा काम करते हैं, फिर रात को सोते हैं, तो बाकी का जो समय है उसका आप पॉजिटिव वे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वैसे भी आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं, जहाँ भी कुछ देखते हैं या किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो रास्ते में आते जाते भी, तो साथ में ये पर्यावरण की चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर लो या कुछ छोटा मोटा देख लो। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से और पढ़ने से आपको बहुत सारा काफ़ी सीखने को मिल जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि आपका ध्यान हमेशा उसके ऊपर जाएगा और वो एक आपकी हॉबी बन जाएगी। और ये हॉबी बनने से आप डिस्ट्रेस भी हो जाएंगे और आपको नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ये बहुत इजी है। और मान लो कि आपके पास 24 में से 4 घंटा भी एक्स्ट्रा है, राइट, कि जिस समय पे आप रिलैक्स होते हैं, कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, उस टाइम पे भी या टीवी देखा तो उस टाइम में से सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट भी इसमें निकाल दी तो वो काफ़ी है। और सिर्फ यही पर्यावरण नहीं, कोई भी ऐसा पैशनेट सब्जेक्ट है तो वो आपका डेवलपमेंट खुद का इंडिविजुअल का होगा, वो भी अलग लेवल पे चला जाएगा। जी सर। कि आर्ट है, कल्चर है, म्यूजिक है, तो ये सब भी एक साथ जुड़े हुए हैं आपस में। तो आप उसमें भी देखेंगे कि आर्ट में या कल्चर में या म्यूजिक में लाइफस्टाइल में पशु पक्षी ये सब भी है साथ में। तो वो सब सीखोगे तो बहुत सुकून मिलेगा और आप एक लाइफस्टाइल बन जाएगी आपकी नई, जिससे कल नहीं तो आज शुरू हो गया तो बेटर देन लेट देन नेवर, बस चल पड़ोगे।
धन्यवाद जगत भाई, आपने मुझे लगता है धर्मेंद्र के क्वेश्चन का आंसर एकदम सही दिया है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको उसमें उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैशन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप अपने काम को कर पाओगे। मेरे साथ एक और साथी हैं हमारे समुद्र नस्कर, जो ISRN में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और उनके भी कुछ सवाल हैं। तो मैं समुद्र, आप अपने सवाल सीधे पूछिए। Hello, sir. So my question is in general question, not related to this episode. So what is your view of ISR initiative of running NGO clinic? बहुत बढ़िया है। ऐसे काम समझो, कोई भी फाउंडेशन है या NGO है, वो कमाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, राइट। वो कुछ समाज के लिए या कोई सब्जेक्ट के लिए कुछ काम, स्पेशल काम करना चाहते हैं। तो ये भी एक स्पेशल काम ही है ISRN, तो वो तो बहुत बढ़िया काम है। दूसरी बात ये है कि ये जो सब काम करेंगे, तो जैसे आप ISRN ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ऐसे अनसंग हीरोज़ या अलग अलग सब्जेक्ट के ये पॉडकास्ट होंगे, तो वो क्या होगा, तो कितना उसका वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन होगा, जिसकी मदद से आगे क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, लोग सीखेंगे, लोग जुड़ेंगे। तो यही तो काम है ISRN का। ये तो बहुत बढ़िया प्रशंसनीय कार्य है और ऐसे कार्य तो और करने चाहिए, जितना हो सके करना चाहिए। और नए नए इनिशिएटिव्स और नए नए एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे तो आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे और सभी लोग सीखेंगे। ये तो धन्यवाद के पात्र है। तो जगत भाई, आपने जो इतने कम समय में इतने सारे सवालों का जवाब दिया है, मुझे ऐसे समय की थोड़ी मर्यादा को देखते हुए हमें आगे बढ़ने का बहुत मन कर रहा है। ये बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहे, इस सोच के साथ मैं बैठा हूं, लेकिन क्योंकि समय अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस पूरी डिस्कशंस को पॉडकास्ट में यहीं पर समाप्त करेंगे। आप ने अपना कीमती समय दिया, आप आए, आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से मैं हार्दिक धन्यवाद आपका करता हूँ पूरी ISRN टीम की तरफ से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अलख आपने जलाई है, जो ज्योति आपने जलाई है, वो ज्योति एक दूसरे से दीप बनेगी और लोग इस आपके काम से न सिर्फ इंस्पायर होंगे, बल्कि इस काम को करने की मुहिम में जुड़ेंगे। और आने वाले समय में, जैसे कि हम सब सोचते हैं कि हमारे आसपास एक अच्छा माहौल हो, सारे लोग, हम भी जिएं और दूसरों को जीने की राह दिखाएं, इस राह, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पर्यावरण को भी बचाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बचाएंगे और अपना भी जीवन सुंदर बनाएंगे। इन सब सोच के साथ मैं आज के हमारे मेहमान का आभार प्रकट करता हूं। आप इनके बारे में अगर और पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो आप इनकी बुक्स हैं जो इन्होंने है वो पढ़ सकते हैं। ISRN की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, जहां पर हम लोगों ने 2019 में द विज़न ऑफ अंत्योदय के नाम से एक स्टडी की थी, जिसमें भारतवर्ष के 405 अनसंग हीरोज़ को हम लोगों के सामने लेकर आए थे। उन 405 अनसंग हीरोज़ में से एक हमारे बीच में आज मेहमान के रूप में आप उनसे रूबरू हुए हैं, आप उनसे मिले हैं और उनके काम के बारे में उस द विज़न ऑफ अंत्योदय के अंदर पूरी डिटेल में चर्चा की गई है। वहाँ पर आपके काम की बुक्स भी हैं, वो भी देख सकते हैं। सेव द स्पैरो को भी आप वहाँ पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने कोशिश की है मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने के, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके और भी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो जगत किंथावाला जी से आप पूछना चाहें, तो आप यूट्यूब के जो चैट बॉक्स है, जो क्वेश्चंस जहाँ पर आप कमेंट्स दे सकते हैं, उस कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन अपने मेल आईडी के साथ ज़रूर लिखिए, पूछिए। हम आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और मेल आईडी अगर आपका होगा तो हम उस सारे क्वेश्चंस को कंपाइल कर जगत भाई को भेजेंगे। जगत भाई जो भी उसमें आंसर्स होंगे वो आपकी मेल आईडी पे वापस हमारी टीम के द्वारा रिवर्ट किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत का सिलसिला ऐसे ही चलते रहना चाहिए और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो सामाजिक दुनिया है, जो डेवलपमेंट सेक्टर जिसको हम कहते हैं, उनके प्रयासों के माध्यम से विकसित भारत की तरफ हम बढ़ें। इसी सोच के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। धन्यवाद मुझे आज मौका देने के लिए। और मुझे 2 लाइन में ये पूरे पॉडकास्ट को एक्सप्लेन करना है तो मैं ऐसे कहूँगा
कि डेवलपमेंट को हमें रीडेवलपमेंट करना है और हमें जो जीना है, तो ये पूरे पॉडकास्ट की जो कंटेंट है वो कह रही है कि जीना इसी का नाम। धन्यवाद।